So Honda and Toyota basically, but basically Toyota. अब आप देखो टोयोटा कितना ज़्यादा important aspect है operations management के. Half the methods of work are coming from there only. Right. So Kaizen directly means continuous improvement. And इसका जो 3 का एक सेट ऑफ रूल्स के अलावा जो है ना, वैसे 5S है इसके अंदर, राइट. एक इसको इंग्लिश के अंदर चेंज कर रहे हैं, चेंज इन इंग्लिश में हमने 5S बनाया है, भैया 5S. और इसका जो है वो एक माइंडसेट मेथड भी है. रिमेंबर हाउ वी सेड दैट इनोवेशन इज अ कल्चरल माइंडसेट आल्सो. सो काइजन इज अ माइंडसेट कि आपको इंप्रूव करना है, माइंडसेट की चीज है. जो सोचता है उसे इंप्रूव करना है, इंप्रूव कर सकता है, राइट. जो सोचता ही नहीं उसे इंप्रूव करना, वो कौन इंप्रूव करेगा. दैट्स द थिंग वी आर टॉकिंग हियर. तो 5S को एक बार डिस्कस कर लेते हैं. सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, शाइन, स्टैंडर्डाइज एंड सस्टेन. सो आप पहले सॉर्ट कर रहे हो, किस चीज को सॉर्ट कर रहे हो आप. व्हाट यू हैव टू डू, आप उसे एक ऑर्डर में सेट कर रहे हो. शाइन का मतलब है आप उसके ऊपर काम कर रहे हो. स्टैंडर्डाइज मतलब आप उस प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज कर रहे हो. और सस्टेन मतलब वो सस्टेन्ड रहे प्रोसेस, वो चेंज ना हो. दैट्स हाउ काइजन वर्क्स. काइजन वर्क्स एज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, क्योंकि इसका जो मतलब है वो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट है. ऐसा नहीं आपने एक बार काइजन यूज किया, एक महीना हटा दिया. काइजन वर्क्स फॉर इयर्स एंड इयर्स, जस्ट लाइक लीन मैनेजमेंट. इट्स नॉट लाइक uh, it's not like TQM or PPR. Right. The sixth point is technology integration. Now, technology integration हमने बहुत बार समझ ली है, अब से पहले भी के अंदर. So how do you integrate any technology? You check whether your strategic operational strategy has a place for technology integration there, innovation there. If it doesn't have it, that operation strategy is not good. So change the operation strategy, modify it, make a place for technology integration. वो कैसे करोगे? ERP is basically what schools use, colleges use. Yeah, छुट्टी होते तो एकदम मैसेज आ जाता है, फोन आ जाता है, ईमेल आ जाता है. That is your ERP. Colleges use it for displaying results and fees purposes also. CRM सबको पता है customer relation management कैसे होता है. Right. These are the softwares and services that have been used in the last 10, 15, 20 years. और अब ये पार्ट है प्रोसेस का. ये ऑपरेशनल चीज ही है, ये पार्ट है. पहले अगर पता होता तो छुट्टियां स्कूल के तो सब स्कूल तक जाते थे और वापस आते थे. अब ऐसा नहीं होता. If there is a holiday or if there is some sort of emergency, एकदम text message, WhatsApp messages, email सब कुछ आ जाता है. Phone numbers. I mean, schools have people sitting on the call, or not even sitting on the call. Robo calls are there, right? You turn a call, a robotic voice says that today is a holiday or something. Also, all those sort of things are real, right? Okay, we have done this 3 times till now, and that's what I was saying. चीजें repeat हो रही हैं, and that is good thing for you. So supply chain optimization क्या हुआ? अगली चीज भी repeat हुई है. It is same topic, sir. Yep, supply chain optimization is basically how do you optimize supply chain, right? हमने इसको बहुत डिटेल में सेकंड यूनिट में पढ़ा अभी अभी. तो हम इस पे टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारे पास सिलेबस है अब थोड़ा ऑप्टिमाइज. परफॉर्मेंस मैट्रिसेस एंड केपीआईज, ये भी हमने थर्ड यूनिट में अभी अभी पढ़ा है. परफॉर्मेंस मैट्रिक्स क्या होते हैं, केपीआई क्या होते हैं, क्यों चाहिए होते हैं, क्यों काम करते हैं, ये पढ़ेंगे अभी हम. एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड एंगेजमेंट. तो आपको एम्प्लॉय को ट्रेन करना होगा. बेसिकली इवन कंपनीज डू गिव देम इंसेंटिव टू गेट ट्रेन. Engagement here basically means how do you keep them engaged in their work, in their workplace.
how they remain happy while doing their work, motivation factors क्या है. Yes, this is all sort of HR thing, पर ये operational strategy भी है. क्यों है ऑपरेशनल स्ट्रेटेजी? क्योंकि अगर एम्प्लॉयज सही रहेंगे तो आपको ज्यादा ऑपरेशन स्ट्रेटेजी यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अपना काम वैसे टाइम पे करेंगे, एफिशिएंसी ऐसे ही रहेगी. सो इट वर्क्स एज ऑपरेशनल स्ट्रेटेजी आल्सो. एंड द लास्ट इज कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट कल्चर. तो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट कल्चर इज basically what continuous improvement culture means, that you have to improve continuously. आप इसको काइजन से कंपेयर कर लो, आई डोंट हैव एनी इशू. आप जो जो काइजन में पढ़ोगे आप सब कुछ यहाँ लिख सकते हो सिवाय 5S के. दैट इज नॉट एन अप्रोच वी यूज इन कंटिन्यूअस, राइट? बाकी सब कुछ सेम है. आप ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इससे नाम से पता लग रहा है इंप्रूवमेंट कल्चर, एक कल्चर है काइजन की तरह. Which type of culture? So culture basically आपको याद है we talked about, I think in last unit we talked about कि innovation as a culture. कि आप अगर इनोवेट करने की सोचते हो तो सबके पास आइडियाज आते हैं. इनोवेशन बहुत आसान होता है, आपकी स्ट्रेटेजी में भी इनोवेशन होते हैं, सब इनोवेशन करने के तैयार रहते हैं. एम्प्लॉयज आर रेडी. उनको नहीं लगता तो वहां से प्रोसेस चेंज हो गया, हमें और काम करना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी. सेम इज हियर. अगर आपका प्रोसेस आप इंप्रूव करने की कोशिश करते हो, इनोवेशन के साथ अडेप्ट करने की कोशिश करते हो मार्केट के साथ, अगर आपका माइंडसेट ही ऐसा है आपकी कंपनी में कि हम हाँ चेंज करते रहते हैं, तो इनको इसको पता है कि क्या एक्सपेक्ट करना है. एंड दे आर हैप्पी कि उनका काम भी कम हो रहा है. एक तरह से एक बार काम बढ़ता है कि उनको सीखना पड़ता है और चेंज करना पड़ता है अप्रोच को, बट आफ्टर अ व्हाइल दे आर हैप्पी, राइट? सो ये है वो चीज, काइजन है ये. इन अ वे काइजन पे बिल्कुल सिमिलर है, पर इसके अंदर 5S यूज कर रहे हैं. इसका माइंडसेट इशू है, और माइंडसेट वाला वही है कि इनोवेशन माइंडसेट क्या था. तो यहाँ पे इनोवेशन माइंडसेट भी अगर आप लिख दोगे ना इंटरचेंज करके, इंप्रूवमेंट की जगह इनोवेशन लिख दोगे, द सेम आंसर विल गिव यू फुल मार्क्स. ये चीज फिर अच्छी रहती है इसको करना ना. तो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट और ब्रेक थ्रू इनोवेशन. कंटिन्यूस मतलब लगातार चल रही है इम्प्रूवमेंट, इट्स अ प्रोसेस. ब्रेक थ्रू मतलब कोई प्रोसेस नहीं, हर 1-2 साल में आप एक बार देखते हो क्या क्या ठीक हो सकता है, उसको कर देते हो. तो ब्रेक थ्रू इम्प्रूवमेंट का एग्जांपल BPR है, राइट? बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग. और इसका एग्जांपल क्या है? काइजन. और आपको ये जो है डिफरेंसेस कर लेने चाहिए, आ जाते हैं. और अगर आते नहीं भी, इट्स बेसिकली वेरी इजी टू मेमोराइज दैट, अंडरस्टैंड दैट. तो आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ने की, पॉइंट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती. तो ये चीजें करके आपको पता लग जाएगा. अगर आप ब्रेक थ्रू इम्प्रूवमेंट पढ़ लोगे तो आपको पता है BPR क्या है, क्योंकि इसके जो भी चीजें वो BPR के अंदर लिख सकते हो आप, क्योंकि BPR एक ब्रेक थ्रू इम्प्रूवमेंट मेथड है. तो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट पढ़ लोगे तो काइजन लिख सकते हो. सो दैट्स द थिंग, राइट? ऑफन एसोसिएटेड विद प्रोजेक्ट बेस्ड है, कंटिन्यूसली टेक्स ओवर टाइम. सो बेसिकली देखो BPR है और काइजन है. क्योंकि प्रोजेक्ट रिलेटेड है तो इसके अंदर रिस्क ज्यादा है. बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग में आप प्रोसेस चेंज करते हो तो रिस्की है वो चीज. आप एक एक चीज थोड़ी थोड़ी देर बाद चेंज कर रहे हो, छोटी छोटी चीज 0.3%, 0.5% वाली चीज, उसमें क्या ही रिस्क होगा, राइट? दैट्स हाउ वी डिफरेंशिएट बिटवीन them. Next topic is this: the direct develop, deploy and market strategy. So ये ऑपरेशंस के हिसाब से है, इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं. ऑपरेशंस के हिसाब से सब कुछ कह रहा है, क्योंकि हमने मार्केटिंग के हिसाब से, जिसने मार्केटिंग दिया उसने पढ़ा है. अब ऑपरेशंस के हिसाब से क्या है वो पढ़ना है, ठीक है? सो इन ऑपरेशंस डायरेक्ट स्ट्रेटेजी सीधा वो है जो कि जो भी जितनी भी जो
इश्यूज है ना प्रोजेक्ट के अंदर, आपके ऑपरेशंस के अंदर, वो आप एकदम सही कर लो। डायरेक्ट कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन आप डायरेक्टली सही कर दो। आप कुछ डेवलप नहीं कर रहे, कुछ नहीं, आपको जो लग रहा है ना स्ट्रीमलाइन कैसे कर, स्ट्रीमलाइन पता है ना आपको, एक सीधी लाइन में आपके ऑपरेशंस कैसे चल सकते हैं बिना ज्यादा किसी इशू के, दैट इज योर डायरेक्ट ऑपरेशंस, राइट। ये आपकी डायरेक्ट स्ट्रेटजी, सीधा कम्युनिकेशन करो, कोलैबोरेशन करो, आपका काम हो गया बस। डेवलप के अंदर क्या करना है, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, राइट। धीरे धीरे काम हो रहा है, कंटिन्यूसली इंप्रूव हो रहा है, वो आपकी डेवलप है। इसके अंदर डेवलपमेंट स्टेज है, इसका नाम डेवलप है। डायरेक्ट के अंदर कोई स्टेज ही नहीं है, सीधा काम हो रहा है, इसमें डायरेक्ट करना है। डिप्लॉय के अंदर क्या होगा, डिप्लॉय स्ट्रेटजी वो है जहां पे इम्प्लीमेंटेशन आप करोगे अपने प्लान्स का। इसके अंदर आप डेवलप क्या कर रहे हो, इसके अंदर आप प्लान्स डेवलप कर रहे हो और उनको डिप्लॉय कर रहे हो, इसलिए इसका नाम डिप्लॉय है। आप स्ट्रेटजी बना रहे हो, आप प्लान बना रहे हो, फिर उनसे आपको अपने जो आउटकम चाहिए वो ढूंढ रहे हो। एंड द लास्ट वन इज मार्केट। इसके अंदर जो भी कस्टमर कहता है वही आपकी स्ट्रेटजी है, उस हिसाब से। कस्टमर ने कह दिया ये चाहिए, तो आप अपनी स्ट्रेटजी उस हिसाब से बनाओगे। तो इट इज मार्केट बेस्ड, इसका नाम मार्केट स्ट्रेटजी है। इसके बाद है बोर्न स्टेजेस ऑफ प्रोसेस में। तो ये जो है ग्रोथ के लिए हेल्पफुल है, राइट। क्या आप कैसे अपनी कंपनी को ग्रो कर सकते हो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि वो नॉलेजेबल हो, कंपनी को नॉलेज हो कि क्या कर रही है वो। इसके अंदर 4 ही स्टेज हैं, 4 ही प्रोसेस हैं जो चलते हैं। पहले डेटा कलेक्शन, आप डेटा कलेक्ट करते हो, बेसिकली सर्वेज करते हो। फिर डेटा एनालिसिस, एक्सपर्ट जो है वो एनालिसिस करते हैं डेटा का, ऐसे रख सकते हो। उसके बाद आपको पढ़ना आना चाहिए, डेटा कोई भी इकट्ठा कर सकता है, वो डेटा बता कर आपको पढ़ना आना चाहिए। फिर है इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन। तो यहाँ पे जो है आपका डेटा जो है ना सिंपल पॉइंट्स में कन्वर्ट हो जाए। अगर आपका डेटा ये बता रहा था कि हमारे 75% प्रोडक्ट जो है ना वो बड़ी रेंज में नहीं दिखते हैं, यानी 1 kg वाले नहीं दिखते, बट 500 ग्राम वाले दिखते हैं, हाफ kg वाले दिखते हैं। तो अभी हेलो। डेटा से आप इसको क्या बताओगे, आप इसको ये लिख पाओगे कि हमारे को और छोटे प्रोडक्ट बनाने चाहिए और रेंज में, मे बी वी शुड ऐड अ 750 ग्राम, और देखते हैं वो कितना बिकेगा, राइट। स्टेटमेंट बनाओगे आप उससे, और नॉलेज क्रिएशन। तो जो है इंफॉर्मेशन को, आप नॉलेज को कैसे यूज करोगे अपनी ऑपरेशन स्ट्रेटजी में या अपने अपनी कंपनी में। तो बहुत सिंपल चीज है और बहुत एफिशिएंट चीज है, बहुत इफेक्टिव चीज है बेसिकली। यस हर कोई सर, यूज सर करता है इसको। कहाँ पे मतलब किस वे में और किस जगह पे मतलब यूज होता है प्रोसेस? ये प्रोसेस बेसिकली, ये प्रोसेस अगर आप डिपार्टमेंटल स्टोर में जाओगे वहां पे ऐसे यूज होता है। तो आप एक डिपार्टमेंटल स्टोर में भेज रहे हो अपना सामान, वहां से जो सामान ज्यादा बिका, एकदम बिक गया, उन्होंने बता दिया ये बिक गया, हमारे को भेज दो, मतलब उन्होंने कहा दिया हमारे को सामान दे दो, तो आपको पता लग जाएगा कि ये सामान बिक चुका है, तभी मांग रहे हैं। और जो नहीं बिका था एकदम, वो उन्होंने नहीं मांगा। तो ऐसे आप डेटा इकट्ठा कर लेते हो एक सिटी के सारे डिपार्टमेंटल स्टोर से, जहाँ जहाँ सामान दे रहे थे। फिर आप उसको डेटा को, वही है, आप एसपीएसएस यूज कर सकते हो, आप जो मर्जी यूज कर सकते हो, एनालाइज करो, और वो डेटा फिर आपको एक कहानी बता रहा है। दैट डेटा इज टेलिंग द स्टोरी कि आपका बड़ा सामान नहीं बिक रहा, आपका 1 kg या 2 kg वाला नहीं बिक रहा। सो आप उस डेटा को कैसे यूज कर सकते हो, आप वहां से स्टेटमेंट निकाल सकते हो कि मे बी 500 ग्राम वाला बिक रहा है, 750 ग्राम वाला बिक सके। शायद 1 kg वाला पैकिंग अच्छा नहीं है, शायद उसको पकड़ना आसान नहीं है, या फिर वो खराब हो जाता है रखा रखा, कुछ इशू है उसमें। सो आप उसको यूज कर सकते हो, ऐसे यूज होता है। डन। बड़ा मार्केट बेस्ड अप्रोच है बेसिकली। सो मेजर्स ऑफ परफॉर्मेंस, पहले तो परफॉर्मेंस को मेजर क्यों करना होता है, ताकि इंप्रूव कर सके, इनोवेट कर सके, राइट। और मेजर करते कैसे हैं, ये टॉपिक सेकंड यूनिट में आया था। केपीआईज, मैट्रिक्स इंडिसेस, बेंचमार्किंग, सब कुछ। क्वालिटी मेजर्स हो सकते हैं, सिक्स सिग्मा यूज किया था, उसके अपने क्वालिटी मेजर्स होते हैं। लीन मैनेजमेंट यूज की थी, कितना वेस्ट करते हो, राइट। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट थी, तो काइजन में कितना आपको फायदा हुआ, वो हो सकता है परफॉर्मेंस का मैट्रिक्स। ब्रेक थ्रू था, तो बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग में कितना फायदा हुआ, एफिशिएंट पहले कितना था, कम कितना था। दैट इज ऑल इट्स रिटन हियर। और अगर आपको ये सारा कुछ याद रहे तो सेकंड यूनिट वाला सारा उतार दो, 5 पॉइंट्स है वहां पे, बेंचमार्किंग वगैरह वगैरह, केपीआई, परफॉर्मेंस मैट्रिसेस, ऐसे।
तो वो इशू नहीं है इधर। ये बड़ा टॉपिक है, व्हाट इज प्रोसेस ऑफ ऑपरेशन स्ट्रेटेजी। बेसिकली आपका प्रोसेस ऑफ ऑपरेशन स्ट्रेटेजी ये है। सॉरी, ये है यूनिट 6 का फर्स्ट पॉइंट। आगे देखो, मेथडोलॉजी ऑफ ऑपरेशन स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन, ये इसी से रिलेटेड है बिल्कुल, और ये सेम चीज यहाँ लिखी हुई है। तो सिलेबस दिखने में बड़ा है, बट सिलेबस इज नॉट दैट बिग, राइट। कुछ चीजें रिपीट है, जो कि इसलिए रिपीट किया ताकि आपको करो, आप उनको छोड़ो ना। अभी करते हैं एक सेकंड। बेसिकली these are the last topic। फिर बस ये बच जाएगा आपका बुक के हिसाब से। मैं ग्रुप में भेज दूंगा ये सारे ना। मुझे लगता है ये शॉर्ट हैंड वाले हेल्पफुल होते हैं, खासकर अगर आप वैसे ही एक बार पढ़ना चाहते हो ना ध्यान से, तो पॉइंट्स हेल्पफुल होते हैं। आपका किसी को कोई डाउट है तो बताओ, फिर आगे चलते हैं। Okay, so process of operation strategy is not a difficult topic, right? But it's a big topic. इसके अंदर 14-15 पॉइंट्स होते हैं, बट दे आर वेरी सिंपल। हमने सेकंड लास्ट या फिर शायद लास्ट उस क्लास में ही किया था एज अ टॉपिक। हमको थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि मुश्किल नहीं है, पर थोड़ा बड़ा है, राइट। हमें एक यूनिट और करना है इसके बाद। सो ऑपरेशन स्ट्रेटेजी हमने पढ़ लिया कैसे काम करता है, हमने की एलिमेंट्स पढ़ लिए थे, हमें क्या क्या चाहिए होता है, क्या कंसिडरेशन होने चाहिए और क्या एनवायरमेंटल फैक्टर्स वगैरह, यानी कि क्या कॉम्प्लेक्सिटीज भी है। पर हमने एज अ प्रोसेस इसको पढ़ा था, ऑपरेशन स्ट्रेटेजी बनाते कैसे हैं। हमने पढ़ लिया था क्या क्या होना चाहिए, पर हमने एज अ प्रोसेस नहीं पढ़ा था अब तक, जो कि हम 6th यूनिट में पढ़ेंगे सब्जेक्ट शुरू होने में, राइट। ओके, फर्स्ट पॉइंट इज डिवाइड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। तो आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं आपको पता होना चाहिए वो क्या है। अगर आप एक पेन बनाने वाली कंपनी और ऑब्जेक्टिव है 100 पेन बनाना, तो आपको पता चलना चाहिए दिन में 100 पेन बनाना ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव इज मेकिंग फ्यू पेन्स बट क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए कि मजा आ जाए, जस्ट लाइक अ पार्कर। तो वो ऑब्जेक्टिव है। बेसिकली आपका जो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव उससे लाइन करेगा आपका ऑपरेशन स्ट्रेटेजी। दूसरा एनवायरमेंटल एनालिसिस, पेस्टल स्वॉट, ये सब कुछ आप एनालिसिस यूज करोगे, जो हमने सेकंड यूनिट में पढ़े थे। ये देखने के लिए कि आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ वीकनेस का इंटरनल फैक्टर, तो बाहर की स्ट्रेंथ वीकनेस, ऑर्गेनाइज ऑपरेशन और अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर। बेसिकली एनवायरनमेंट भी देखोगे, पॉलिटिकल क्या है, लीगल क्या है, क्या चीज करके आपके ऊपर केस हो सकता है, लिटिगेशन हो सकता है। बेसिकली ऑल दोस थिंग्स वी हैव टू डू। इंटरनल एनालिसिस, इसको अलग से भी करोगे एक बार, राइट। स्वॉट के जो एक्सटर्नल वाले एनालिसिस है वो यहाँ कर लिए, इंटरनल वाले यहाँ करोगे। पता हमसे आपको अपनी कंपनी की स्ट्रेंथ और वीकनेस आगे ना, स्वॉट कैसे डब्ल्यू क्या क्या है। इसके अलावा और भी एनालिसिस होते हैं, वैल्यू चेन एनालिसिस वगैरह, वो भी करोगे। यू शुड नो अबाउट योर कंपनी, राइट।
जब आपने दोनों एनालिसिस कर लिया अंदर बाहर, अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन गोल पता है, फिर क्या करोगे, आप ऑब्जेक्टिव्स बनाओगे अपने ऑपरेशंस के लिए। ऑपरेशन डिपार्टमेंट के अपने ऑब्जेक्टिव हो गए। अगर ये रहा ऑब्जेक्टिव कि हमें बहुत पेन बनाने अच्छी क्वालिटी के, तो आप एक नंबर पुट करोगे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स पे कि हम 100 बनाएंगे अच्छी क्वालिटी के, या हम अच्छी क्वालिटी को ज्यादा देंगे, हम नंबर नहीं रखते हैं। दैट इज हाउ योर ऑर्गेनाइजेशन हैज सेड टू यू, राइट। उसके बाद क्या है, आप ऑपरेशनल स्ट्रेटेजी डेवलप करोगे। आप कागज लोगे, आप कंप्यूटर लोगे, आप रिसोर्सेज को देखोगे क्या क्या है, आप ऑब्जेक्टिव्स देखोगे क्या क्या आपने बनाए और ऑर्गेनाइजेशन की क्या आपकी क्या स्ट्रेंथ वीकनेस है, एंड यू विल डेवलप अ स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंगली। आप उसके अंदर कुछ भी यूज कर सकते हो, आप सिक्स सिग्मा यूज करो, आप उसके अंदर कंटिन्यूस ब्रेक थ्रू कुछ यूज करो आप करो। फिर आप रिसोर्स एलोकेट करोगे स्ट्रेटेजी के हिसाब से, क्या रिसोर्सेज आपको कब देने हैं, किसको कब देना, कौन सी मशीन कब यूज करेगा, कोई कितने शिफ्ट है, कौन सा वर्कर कब आएगा। इम्प्लीमेंटेशन प्लानिंग, राइट। रिसोर्स एलोकेशन के बाद इम्प्लीमेंटेशन प्लानिंग कैसे होगी, काम कैसे होगा। अभी हमने कहा था कौन सा वर्कर कब आएगा, कितनी शिफ्ट है, वो इसके अंदर आ जाता है। रिसोर्सेज आपने दे दिए, कब कौन सा रिसोर्स यूज करना है। इम्प्लीमेंटेशन प्लानिंग अब आप दोगे, कब कौन सी प्लानिंग किस तरीके से होगी, कब कौन सा वर्क किस तरीके से होगा। 3 शिफ्ट है दिन में, 2 शिफ्ट है दिन में, कितना रेस्ट चाहिए, राइट। कितना जो है मशीन को कितनी बार चेक करना पड़ेगा, फीडबैक कहाँ से आ रहा है, राइट। ऑल दोस सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट आता है इसके बाद। ये हमने पढ़ लिया है, कंटिन्यूसली इंप्रूव करोगे तभी आगे बढ़ोगे, राइट। इनोवेशन यहीं से आएगा। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन भी इनोवेशन का ही पॉइंट है। तो आप देख रहे हो हमने सब कुछ पढ़ लिया है, इसलिए इतना आसान हो रहा है पढ़ाना। तो आप टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट करोगे, जब भी नया सॉफ्टवेयर आएगा, नया हार्डवेयर आएगा, नई मशीन आएगी, आप उसको इंटीग्रेट करोगे। आपकी स्ट्रेटेजी में वो जगह होनी चाहिए, आपके लेआउट में भी जगह होनी चाहिए। ये हमने कर लिया था इम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट एंड ट्रेनिंग। इम्प्लॉय खुश होएगा तो स्ट्रेटेजी अपने आप अच्छी लगेगी। आप जितनी मर्जी अच्छी स्ट्रेटेजी बना लो, अगर इम्प्लॉय उसको बाय नहीं कर रहा तो कोई फायदा नहीं है। केपीआईज, मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट, है ना, वो सब कुछ यहाँ पे आ गया दोबारा से। आप मॉनिटर करोगे, मैनेज करोगे, तभी आपको पता चलेगा क्या हो रहा है। जो भी फीडबैक आएगा वहां से आप उसको अडेप्ट करोगे। मार्केट में कोई चेंज है तो अडेप्ट करोगे। आपका स्ट्रेटेजी फ्लेक्सिबल होना चाहिए, आपका ऑपरेशंस डिपार्टमेंट फ्लेक्सिबल होना चाहिए। एक दूसरे से कम्युनिकेशन होगी डिपार्टमेंट वाइज भी और ऑपरेशंस मैनेजमेंट के अंदर, ऑपरेशन डिपार्टमेंट के अंदर भी, तभी जो है चीजें चलती हैं, तभी ऑब्जेक्टिव्स याद रहते हैं, तभी स्ट्रेटेजी याद रहती है। रिस्क मैनेजमेंट का है, रिस्क कम से कम करने की कोशिश करोगे। इफ समथिंग अनसीन सिनेरियो कम्स, आपको पता होना चाहिए आप उसको कैसे हैंडल करोगे। ये है आपका प्रोसेस। इसके अंदर डाउट हो तो अभी पूछ लो। उसके बाद है सस्टेनेबल अलाइनमेंट ऑफ ऑपरेशन स्ट्रेटेजी। सो सस्टेनेबल अलाइनमेंट क्या होगा, if anybody wants to tell। कि आपकी ऑपरेशन स्ट्रेटजी कितनी सस्टेनेबल है, राइट। इन अ सस्टेनेबल इन एन इकोलॉजिकल वे, नॉट इन इंडस्ट्रियल वे। जो सस्टेनेबल है वो तो ठीक है, वो सब सही है, आपकी इंडस्ट्री चलती है, पर आप कितना कम पोल्यूशन कर रहे हो, कार्बन रिडक्शंस क्या है, कार्बन एमिशंस क्या है, कार्बन फुटप्रिंट क्या है, राइट। पोल्यूशन ऑफ डिफरेंट सोर्स ऑफ क्या है, ग्लोबल वार्मिंग में आपका क्या रोल है। तो here your CSR, corporate social responsibility comes in, right, that kicks in। Methodology of operation strategy formulation। मेथोडोलॉजी जो है इसके अंदर आपके वो सारे जो हमने पॉइंट्स अभी डिस्कस किए थे वो तो आएंगे। इसके अलावा लेआउट प्लानिंग, इम्प्रूवमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, इनोवेशन कितना रख सकते हो, वो सब आएगा।
कैपेसिटी प्लानिंग और लेआउट प्लानिंग भी आएगा, सप्लाई चेन भी आएगा, ये आ गया, क्वालिटी कंट्रोल भी आएगा, रिसोर्स एलोकेशन भी आएगा, बेसिकली ऑल दोस थिंग्स दैट आई हैव जस्ट डिस्कस नाउ वो सब आएंगे, राइट। इसके बाद अब आपका जो है बुक के हिसाब से एक चैप्टर रहता है और इसके हिसाब से आपके जो है 2 यूनिट रहते हैं, 7th और 8th। Introduction to new approaches to operation management, operation strategy के क्या और approaches हैं नए जो हमने अभी तक डिस्कस किया वो सारे पहले हो रहे थे, अब नए क्या है। तो बेसिकली फर्स्ट वन इज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं यूनिट 2 और 3 में, दोबारा करेंगे पर एक बार, ठीक है। क्या क्या हो सकता है वो, योर AI, योर VR वर्चुअल रियलिटी, योर मशीन लर्निंग, राइट, योर क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, सर्वर होता है आपका एक सारे कंप्यूटर जो ऑर्गेनाइजेशन के सारे जो सिस्टम है उसके साथ जुड़े होते हैं, राइट। सिस्टम हियर मींस लैपटॉप्स एंड डेस्कटॉप्स, तो मेजरली एक सर्वर के साथ होते हैं, तो जब आप डेटा सेव करते हो तो सब उस डेटा को यूज कर सकें, दैट इज क्लाउड कंप्यूटिंग हियर। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, every aspect of your organization is connected with internet, is connected to a network। वो इंटरनेट ना हो, कोई और लोकल नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन का अपना, दैट इज देयर ओन थिंग। तो ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, सिखाते हैं कि आपको साइबर सिक्योरिटी रखनी पड़ती है, डेटा ब्रीच हो सकता है, डेटा चोरी हो सकता है। ऑल द बिग कॉर्पोरेशंस एंड बैंक्स हैव दिस प्रॉब्लम, हैकर्स चोरी कर चुके हैं, राइट। आधार कार्ड का डेटा कितनी बार चोरी होता है साल में, वी ऑल नो दैट, राइट। सो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का इशू है, बट आप ये देखो कि आपको सब कुछ अब खुद नहीं करना पड़ेगा। स्ट्रेटेजिक परचेजिंग IoT हो सकता है, अपने आप इंटरनेट कर सकता है, जब उसे लगे कि कब जस्ट इन टाइम इंटरनेट खुद कर सकता है। इट्स IoT थिंग नाउ। जब भी रिसोर्स की जरूरत होती है उस हिसाब से वो पहले ही ऑर्डर कर देता है, ईमेल भेज देता है, या फिर वहां पे जो सॉफ्टवेयर क्लाइंट है उसके साथ मैनेज बात कर लेता है कि ये आज जाएगा इतना सामान। दैट इज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। इंडस्ट्री 4.0 हमने पढ़ लिया है, ये सारा जो एस्पेक्ट हमने पढ़ा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का इंडस्ट्री 4.0 का ही पार्ट है। इंडस्ट्री 1.0 जो थी वो स्टीम इंजन था, सेकंड वन वाज मैकेनिकल रेवोल्यूशन, फॉसिल फ्यूल्स वाला, तीसरे वाला जो था ऑटोमेशन था 80s 90s में, अब जो है इंटरनेट वाला है, कटिंग एज टेक्नोलॉजी। तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का ही पार्ट है सब कुछ, राइट। सेम चीज है ये, इसमें जो लिखोगे वो इसमें लिख सकते हो, देयर इज नथिंग डिफरेंस सिवाय नाम के। सर्कुलर इकोनॉमी, तो सर्कुलर इकोनॉमी इज बेसिकली रेवोल्यूशनरी अप्रोच टू ऑपरेशंस की। यहाँ पे जो है ना लीनियर मॉडल नहीं है प्रोडक्शन का, सर्कुलर मॉडल है प्रोडक्शन का। वेस्ट कम होगा, यूटिलाइजेशन ज्यादा से ज्यादा होगा रिसोर्सेज का, तो आपका रिडक्शन जो है वेस्ट में है, रीयूज कर पा रहे हो आप वेस्ट को, रिसाइकिल कर पा रहे हो, तो आपकी इकोनॉमी जो है वो आपका जो प्रोडक्ट है वो घूम रहा है बार बार, है ना। आप एक रॉ मटेरियल से काफी कुछ बना पा रहे हो, so that is your circular economy। Agile operations is part of project management basically। यहाँ पे आप जो है बिजनेस प्रोसेस को जो है कोलैबोरेट करके काम कर सकते हो, राइट। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो है यहाँ से वर्ड आया एजाइल ऑपरेशंस। प्रोजेक्ट मैनेजर जिसको भी बनना हो एजाइल ऑपरेशंस जानता है क्या है एजाइल ऑपरेशंस मेथोडोलॉजी। तो काम करना कोलैबोरेशन में, रिस्पॉन्स जो है रैपिड होगा आपके पास, और आपका जो है एम्फेसाइज जो आप करोगे वो अडेप्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी में करोगे, दैट इज एजाइल ऑपरेशंस, राइट। ये हमने रिस्क मैनेजमेंट बहुत बार कर लिया है, पर फिर भी रिस्क को मैनेज कैसे करोगे इस डे एंड एज में वो है। सस्टेनेबल ऑपरेशंस हमने यूनिट 4 में कर लिया है, कैसे आप अपने मैन्युफैक्चरिंग को सस्टेन रख सकते हो वो चीज है। अब ये देखो डिफरेंट सब्स्टिट्यूट्स टू ऑपरेशन स्ट्रेटेजी, अब हम देखना क्या क्या है। देखो सब कुछ रिपीट हुआ है, लीन मैनेजमेंट हमने कर लिया अभी अभी, राइट, पिछले चैप्टर में था और यूनिट 6 में है। TQM भी कर लिया हमने, 6 सिग्मा भी कर लिया हमने, ये सब कुछ रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब इम्पोर्टेंट है। एजाइल ऑपरेशन 2 बार आ गए देखो इसी 4 पेज में। BPR भी हो गया रिपीट, ये हमने 6 मिनट में किया था। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अभी ऊपर भी था नीचे भी है, तो बेसिक आप देख रहे हो
जो चीजें रिपीट हो रही है दे आर एनीवेज इम्पोर्टेंट। ये चीज याद रखने की है, जो रिपीट होगा वो इम्पोर्टेंट वैसे भी है। A manager should know this. A thing that is written twice or thrice is important enough. That's why it's written twice or thrice, right? And you are almost on the verge of being called as managers, if not already. इसके बाद हमारे पास जो बचा है वो IMS बचा है, और IMS के बाद हमारे पास जो है IT, leveraging IT बचा operations के लिए. So not a whole lot is remaining, right? और कोई टॉपिक जो मैंने मिस कर दिया आपको? दो केस स्टडी है which we can't do basically. केस स्टडी करने का टाइम नहीं है, क्लास नहीं हो सकती है. ओके, so the next topic is integrated management system, right? IMS. तो इसका जो एक फ्रेमवर्क है वो सारे मैनेजमेंट के जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो भी एक क्वालिटी कंट्रोल इशू है, एनवायरनमेंट इशू है, वर्कर्स हेल्थ सेफ्टी एंड हेल्थ हैजार्ड इशू है, या साइबर सिक्योरिटी है, वो सब कुछ एक ही फ्रेम के नीचे है. उनको अलग अलग से मैनेज करने के बजाय आपने एक सिस्टम बना लिया है जिसको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम, राइट? ये हमने लास्ट क्लास में किया था टॉपिक, लास्ट क्लास का. उसको आप कैसे मैनेज करते हो? तो इसके कंपोनेंट्स हैं सारे अलग अलग. तो क्या क्या कंपोनेंट्स है? फर्स्ट वन इज QMS, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम. यहाँ पे जब हम क्वालिटी की बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी की बात कर रहे हैं. ISO 9001 या 9001, जो भी आप अगर पूरे तरीके से बोलना चाहते हो, ये आपका सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स है, जो एक क्वालिटी का सेट है इंटरनेशनली गिवन, राइट? ये जो है, इस सेट ऑफ स्टैंडर्ड से जो है हमें ये पता लगता है कि ये पर्टिकुलर जो है क्वालिटी इतनी इस प्रोडक्ट की इतनी होनी चाहिए, राइट? अगर इससे कम है तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का प्रोडक्ट नहीं है. तो ISO का जो फायदा यहाँ पे वो क्वालिटी डिफाइन भी करता है, और आपको एज अ कंज्यूमर को ये भी बता देता है कि आपका प्रोडक्ट किस क्वालिटी का है. सो दैट्स बेसिक थिंग हियर. सो इसका ISO का जो फ्रेमवर्क है वो इन्वायरमेंट में भी आता है, एनवायरमेंटल वाला भी. पर ISO 9000 याद रखना है, क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ISO, राइट? इनका जो 9001 है बेसिकली जो है क्वालिटी रिलेटेड है. इनका जो है एनवायरमेंट रिलेटेड है 14001, राइट? ये फर्क है. तो ऐसे स्टैंडर्ड्स को आपको जो है डील करना है और उनको आपको अप्लाई करना है अपने प्रोडक्ट पे. तो ये जो है आपके कस्टमर्स को पता होता है आपसे क्या एक्सपेक्ट करना है आपके प्रोडक्ट से. अगर आपका प्रोडक्ट ISO 9001 है, so that product should meet the customers expectation, right? और आप चाहोगे एक्सीड ही करे. तो कस्टमर फीडबैक, रिस्क मैनेजमेंट, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट वगैरह वगैरह करके आप ये सब कुछ कर सकते हो. बेसिकली यू हैव टू राइट दिस ऑन एवरीथिंग. कस्टमर फीडबैक, रिस्क मैनेजमेंट, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट आपके हर चीज का फायदा देंगे, क्वालिटी मैनेजमेंट में भी और एनवायरनमेंट मैनेजमेंट में भी. एनवायरनमेंट मैनेजमेंट कस्टमर फीडबैक की जगह क्या आएगा? पॉलिसी फीडबैक, राइट? गवर्नमेंट फीडबैक. बेसिकली all these things would come. So the other thing here that comes here is environmental management system, EMS. सब कुछ वही रहेगा, बट अब आपका एनवायरमेंटल हो गया क्वालिटी की बजाय, राइट? सो इट्स ISO 4001.
जो आपका सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स है, और आपका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स को देखना है, तो आपकी ग्लोबल वार्मिंग कम है, पोल्यूशन कम कर रहा है, आपका प्रोडक्ट प्रोसेस बनाते हो, जो प्रोसेस है वो प्रोडक्ट बनाते हो, सब कुछ। तो जो लोग हैं वो आपको ग्रीन टेक्नोलॉजी समझ के यूज करेंगे। ISO 14001 इज नॉट टिपिकली ग्रीन, पर ये टिपिकली इतना पोल्यूटेंट भी नहीं है। So that is something for the environmental thing, right? India में बहुत neglected है OHSMS, which is Occupational Health and Safety Management System. इसका क्या है? ISO 45001, 45001, right? वर्कर्स की सेफ्टी का ध्यान रखता है ये। Basically a much more important thing for the person that is doing the work in the industry, right? और इसको जो है सेट में लाने वाले, इसको जो फॉलो करवाने वाले गवर्नमेंट एजेंसीज ही है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल वगैरह इसको कराते हैं जो गवर्नमेंट एजेंसी है। कंज्यूमर कोर्ट्स इसको कराते हैं जो गवर्नमेंट कोर्ट्स हैं, ऑफ कोर्स एजेंसीज नहीं कहेंगे। या फिर फूड फूड सिक्योरिटी, या फिर फूड एक्ट, या फिर फूड कॉर्पोरेशन एफसीआई इंडिया, है ना, ये सब कराते हैं। इसको कराने वाले गवर्नमेंट की वो एजेंसी जो इंडस्ट्री की वो देखते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड स्मॉल स्केल बिजनेस जैसे, राइट। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम ISMS, ISO 27001। तो ये सिक्योरिटी इसके लिए है, राइट। इट्स बेसिकली कि आप जहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रहे हो, आपकी इंफॉर्मेशन स्टेबल रख पाएंगे नहीं। आपने कोई जॉब के लिए अप्लाई किया, वो आपका रेज्यूमे जो है सेफ रख पाएंगे या नहीं रख पाएंगे। आप कहीं पे आप गवर्नमेंट एजेंसी में कुछ देने गए, गवर्नमेंट आपका रख पाएगा नहीं। इट्स बेसिकली मोर ऑफ अ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी थिंग जो फॉलो करना होता है। लास्ट वन इज रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट में कोई ISO नहीं है, क्योंकि ये जो है आपको पहले ही बता चुके हैं रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। हाउ यू कैन मिटिगेट द रिस्क, आप आइडेंटिफाई करोगे, उसको पता लगाओगे कहाँ से हो सकता है, उसको मिटिगेट करोगे, खत्म करने की कोशिश करोगे, मॉनिटर करोगे कि वही और रिस्क ना आए। लास्ट सेकंड लास्ट आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या सेकंड लास्ट इज डॉक्यूमेंट कंट्रोल एंड रिकॉर्ड कीपिंग। आजकल सॉफ्टवेयर से होते हैं, बट बेसिकली the accountancy book that was being kept in businesses is still there, right? There are still auditors that use books to record statements. So record keeping जरूरी है हर चीज में। We are basically subjects for how to keep records, right? Accountancy subjects are there कि record कैसे रखना है। और जब आप accountancy record रखते हो तो आप वहाँ पे भी लिखते हो किस लिए यूज हुआ था, तो पूरा ही रिकॉर्ड लिखा जाता है। So you can use software or you can use the old way, आपकी इच्छा। Companies use both actually. Continuous improvement, फिर वही चीजें कैसे कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट होएगी। TQM हो सकता है, सिक्स सिग्मा, लीन मैनेजमेंट हो सकता है। माय फेवरेट इज काइजन इन दिस, दैट इज लिटरली कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट ही मतलब उसका ही है। तो दैट इज अगेन हमने पहले कर लिया, इसलिए हम दोबारा रिपीट नहीं कर रहे हैं। बेनिफिट्स क्या है इसके? एफिशिएंसी बहुत आती है, क्योंकि सारे जो है ये सारे जो सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स है, सारे सेट ऑफ पॉलिसीज है, एक साथ है, तो इनको एक साथ फॉलो कर सकते हैं। तो एफिशिएंसी है, स्ट्रीमलाइनिंग है। स्ट्रीमलाइनिंग मतलब एक साथ होना, क्योंकि एक साथ है तो एक साथ लाइन से जा सकते हैं। कॉस्ट सेविंग, क्योंकि सारे एक साथ है तो कॉस्ट सेव हो रहा है। अलग अलग होते हैं, आप पहले एक चीज फॉलो करो, फिर दूसरी करो, फिर तीसरी करो, पता लगे तो मैच ही नहीं कर रहे आपस में। सारे एक साथ है, वो आपस में मैच भी करेंगे। आपको पता है किस चीज को करके क्या चीज पढ़ सकते हो, तो आप उसको हिसाब से कर सकते हो। तो दैट इज कॉस्ट सेविंग, इस तरीके से हो रहा है। कंसिस्टेंसी आपके अपने प्रोडक्ट्स में आएगी, आपके सारे प्रोडक्ट्स सेम से होंगे, स्टैंडर्डाइजेशन आएगी, क्योंकि आप एक जैसे एक सब प्रोडक्ट्स पे एक ही पॉलिसी फॉलो करवा रहे हो, तो स्टैंडर्डाइज हो जाएंगे। कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंप्रूव होएगी, क्योंकि वो आपस में इतना काम कर रहे हैं। जब आप 5-5, 6-6 सेट ऑफ प्रोसीजर्स IMS के अंदर फॉलो कर रहे हो, तो होगा ही। रिस्क मैनेजमेंट दोबारा आ गया, आप रिस्क कम होगा आपके प्रोडक्ट के फेलियर का या डिफेक्ट्स का, राइट। कस्टमर सर्विस बढ़ेगी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ेगी, सॉरी। कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ने के कस्टमर सर्विस के ऊपर भी लोड कम आएगा। बेसिकली लेस एम्प्लॉयज इन आफ्टर सेल सर्विस। सेटिस्फेक्शन बढ़ेगी, लोग आपके लॉयल कस्टमर बनेंगे। दैट इज द अनदर थिंग दैट इज वेरी गुड फॉर यू। स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट, जब 5-6 चीजें 7 चीजें एक ही साथ अलाइन करोगे, तो स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट तो आएगी ना।
आप क्वालिटी, एनवायरनमेंट, हेल्थ, सेफ्टी, सिक्योरिटी, रिस्क मैनेजमेंट सब कुछ एक साथ कर रहे हो तो अलाइनमेंट तो आएगा। परफॉर्मेंस को एक साथ देख पाओगे, होलिस्टिकली एज अ होल देख पाओगे, क्योंकि सारा कुछ एक ही साथ है। सारी चीजें हम सारे जो बेनिफिट्स हैं वो इसीलिए है तो सारा एक साथ है, अगर आप नोटिस करो, राइट। चैलेंजेस क्या होंगे इसके? अभी बेनिफिट्स तो पढ़ लिए, अब चैलेंजेस क्या होंगे? सबसे पहले कॉम्प्लेक्सिटी है। जब 6 7 8 चीजें, इतने सारे सेट ऑफ स्ट्रक्चर्स, इतने सारे सेट ऑफ प्रोसीजर्स, इतने सारे सेट ऑफ पॉलिसी और एक स्टैंडर्ड इतने साथ मेंटेन रखने हैं तो कॉम्प्लेक्स होती है चीजें। अगर आपकी कंपनी में पहले इनमें से कुछ नहीं है, सारे ही नहीं है, एम्प्लॉयज चेंज करने में बहुत गुस्सा करते हैं, क्योंकि ये सब कुछ फॉलो करना आसान नहीं है। आपको पूरा ऑपरेशन बदलना पड़ जाता है कुछ केस में, और फिर एम्प्लॉयज को सिखाना पड़ता है, और एम्प्लॉयज कहते हैं बिना मतलब की सिरदर्दी है, कौन ही देख रहा है, खासकर इंडिया जैसे देश में कौन ही चेक कर रहा है। सो डिस्टेंस टू चेंज इज अ वेरी बिग थिंग, स्पेशली इन अ कंट्री लाइक इंडिया। रिसोर्स ज्यादा चाहिए अब आपको, टाइम ज्यादा लगेगा, पैसा ज्यादा लगेगा, लोग ज्यादा लगेंगे सब करने में। अगर आप छोटी कंपनी हो या फिर आप बड़ी कंपनी हो जो पैसा नहीं करना चाहते, वो इशू है। क्योंकि अगर आपको अपना प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज कराने के लेवल तक का लाना है, एक इंटरनेशनल क्वालिटी का लाना है, इट टेक्स टाइम। ट्रेनिंग नीड्स, ऑफ कोर्स ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उसमें पैसा भी लगता है, टाइम भी लगता है, एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग लगता है। कल्चरल शिफ्ट, ये वही बात आई, कल्चर नहीं है अगर इम्प्रूवमेंट का तो उसको कैसे लाओगे, जो हमने पहले डिस्कस किया था। या इनोवेशन का कल्चर नहीं है अगर, तो वो आपको शुरू से अपनी स्ट्रेटेजी का हिस्सा बनाना पड़ेगा। कस्टमाइजेशन, कस्टमाइजेशन इज बेसिकली आपको आईएमएस को उस हिसाब से कस्टमाइज करना पड़ेगा कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस हैं उसके अंदर फिट हो सके। अगर आप पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसके हिसाब से आपको आईएमएस को कस्टमाइज करना पड़ेगा, जो कि शुरुआत में बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी और मनी कंज्यूमिंग भी है, कैपिटल कंज्यूमिंग भी है। डॉक्यूमेंटेशन कर तो रहे हो, मैनेज भी तो करना पड़ेगा उन्हें। सो बेसिकली सॉफ्टवेयर की भी इशू ये है, कई बार सॉफ्टवेयर भी हैम्पर हो जाते हैं, हैक हो जाते हैं, राइट। डेटा डेटा दैट इज स्टोर्ड वर्चुअली कैन गेट इरेज्ड, कैन गेट लॉस्ट। और अगर बुक्स पे ही लिखते रहोगे तो कितनी बुक्स भर दोगे? सो दैट इज अनदर थिंग। कंप्लायंस जो है, गवर्नमेंट ने सब कुछ क्या करने के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, तो ये कभी भी चेंज कर देते हैं। बेसिकली BS4 आया, 5 एकदम आया, 6 आया, कितनी जल्दी जल्दी इंजन पुराने कर दिए। और जो पुराने जिनके पास तब तुम जो है तब कार लेते हो, क्या करें? सो दैट इज, आपको कंप्लायंस करना पड़ता है, तो दैट इज कॉस्टली एंड इट इज, आई मीन इट इज हार्ड, राइट। कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन, अगर गलती से आईएमएस की डिफरेंट टीम्स में कम्युनिकेशन ना हो तो कैटास्ट्रोफिक रिजल्ट होते हैं, सब अपने अपने चलते रहेंगे, कोई दूसरे के उस पर ध्यान नहीं देगा। एक एनवायरमेंटल सोल्यूशन निकालने गया ISO 14001 से, क्वालिटी कम हो गई उससे, वो ISO 9001 ले रहा। सो बेसिकली दे हैव टू टॉक विद ईच अदर। और इफेक्टिवनेस मेजर करने के लिए KPIs और दूसरे इंडेक्सेस चाहिए, बेंचमार्किंग वगैरह, दैट वो हमने किया हुआ है। ये लास्ट टॉपिक है जो कि लेवरेजिंग आईटी फॉर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। ओके, आईटी के क्या क्या सॉफ्टवेयर है, क्या क्या टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट है जो हम यूज कर सकते हैं अपने ऑपरेशन में। हमने कर लिया था ना ERP। स्कूल्स का हमें पता लग जाता है, कॉलेजेस में है फीस देने के लिए, छुट्टी के लिए, रिजल्ट के लिए, ऑफिस में भी है लीव सिस्टम के लिए, अप्रेजल के लिए, हर जगह। पहले स्कूल जाके पता लगता था, छुट्टी अब पहले ही पता लग जाता है। ERP बेसिकली हेल्पफुल है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम, अब आपको सब कुछ नहीं करना पड़ता, सप्लाई चेन अपने आप चल सकती है। ऑटोमेशन आ चुका है, या AI नहीं आया पर ऑटोमेशन आ चुका है सप्लाई चेन में, मशीन लर्निंग वाला ऑटोमेशन। सो AI से अभी दूर है पर मशीन लर्निंग पे। अब मशीन को पता है कि कितना सामान यूज हो गया, इतना चाहिए होगा, तो सप्लाई चेन में इतना रॉ मटेरियल रोज चाहिए। या फिर वहां पे डिस्ट्रीब्यूटर के पास 10 दिन पहले गया था, दोबारा अगला शिपमेंट अब जाएगा, तो आपको पर्सनली याद करने की जरूरत नहीं है। CRM सिस्टम तो बहुत पहले से ही है, हम सबको पता है क्या है। कस्टमर को अपने साथ लगाए रखने के लिए ईमेल मार्केटिंग वगैरह, CRM सिस्टम सब कुछ है। आप फोन करके पूछते रहते हो, आप
बताते रहते हो, आप ईमेल ऑफर देते रहते हो, आप ऐसे ही कभी वो ऑफिस, कभी वो शोरूम में आते हैं, आप बता देते हो आप तो हमारे पुराने कस्टमर हो, आपके लिए ये ऑफर है, या आप कॉल करके बता देते हो। तो ऑल दैट थिंग, business intelligence and analytics, how to analyze business using the uh, computing and digital transformation, right? So forecasting करने का तरीका अब ऐसा नहीं है जैसे पहले था। अब आपको इतना पढ़ना नहीं पड़ता, अब आपको सारे फैक्टर डालने पड़ते हैं एक सॉफ्टवेयर में और आपके पास रिजल्ट आ जाता है क्या फोरकास्ट है, ट्रेंड एकदम पता लग जाता है। आप इंस्टाग्राम की रील से बता सकते हो देख के कौन सी चीज ज्यादा बिकेगी, है ना? तो ये ट्रेंड्स जो है कैसे पता लगते हैं, एनालिटिक्स से। इंटरनेट ऑफ थिंग्स हम कर चुके हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग हम कर चुके हैं, वर्क फ्लो ऑटोमेशन क्या होता है? ऑटोमेशन जब वर्क फ्लो के अंदर आता है, एक टास्क बार बार रिपीट हो रहा है, वो दूसरा टास्क जो है कैसे उस रेपिटेशन को हम मैनुअल लेबर हटा के, मैनुअल स्किल वर्कर हटा के कैसे हम उसको ऑटोमेट कर सकें। सो कार्स डू दैट, ठीक है? कार एक जगह से दूसरी जगह कैसे चलती है? वेल्डिंग मशीन, वेल्डिंग शॉप में वेल्डर रोबोट्स उनको वेल्ड करते हैं, पेंट शॉप में पेंटर्स जो है रोबोट जिनकी एक काम होती है रोबोट्स की, वो पेंट करते हैं। अब ये दोनों प्रोसेस जो किसी भी कंपनी के अंदर हाथ से नहीं होते, किसी भी कंपनी के अंदर सिर्फ एक कंपनी है, 200 है, जिसके अंदर एक लाइन हाथ से मारते हैं। दैट इज मोर ऑफ अ ट्रेडिशन थिंग, राइट? डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी, फिजिकल एसिड और प्रोसेसेस के रेप्लिकास बनाना, जिससे हमें पता लगे कि कहाँ कहाँ इशू आ सकता है। अगर आप एक प्रोसेस है, आप उस प्रोसेस को रिपीट, इस प्रोसेस को कॉपी कर दोगे तो आपको पता लग जाएगा मेन प्रोसेस में कहाँ फर्क आ सकता है। ये डिजिटली हो जाता है, राइट? तो आप स्टिमुलेशन कहते हैं इसे हम। तो आपका जो प्रोसेस असली जिंदगी में चल रहा है उसको आप स्टिमुलेट कर रहे हो, वो कंप्यूटर में भी चल रहा है और आपको पता लग जाएगा कहाँ लोड ज्यादा आएगा। बेसिकली सिविल इंजीनियर्स यूज दैट सेम थिंग इन कैड वगैरह, कैड सेक्टर, कैड का ब्रिज बनाते हैं, सब कुछ लिख देते हैं कैसा ब्रिज बनाएगा, क्या स्टैंड होनी चाहिए, और फिर उस पर वेट दे के देखते हैं कंप्यूटर में, फिर देखते हैं कितना वेट सह सकता है। असली में तो ब्रिज बना के नहीं करते ना, तो ऐसे में पता लगता है। साइबर सिक्योरिटी मेजर्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। मोबाइल टेक्नोलॉजीज, अब आप कहीं से भी कुछ भी कर सकते हो। कोलैबोरेशन टूल्स, CRM, SCM, थर्ड पार्टी आउटसोर्सिंग कैसे होता है वो सब, राइट? और अब जो है इट्स टाइम टू टेक सम डाउट्स, आपको कुछ भी पूछना है पूछ लो। So, are we discussing any case study? You want to discuss any case study? I don't have any issue, बताओ। एग्जाम पर्पस से पूछना है मेरे को, like is it gonna be very straightforward like Amazon और Toyota की, or is it gonna be मतलब थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा भी आ सकता है, where we have to write operation strategy points और applications ऐसा कुछ? So what I would say is अगर आपके पहले दो यूनिट अच्छे हैं, if your basics are quite good, I don't think you would have any issue, right? बहुत टेढ़ा मेढ़ा नहीं आता है क्योंकि आपने बुक देखी है अपनी, आपकी बुक के अंदर एक भी टेढ़ा मेढ़ा, I mean, let's, this one is very big, इससे ऊपर वाली देखें ना। Let's see this. So XYZ Corporation, a global technology and services company, undertook a transformative journey by implementing IMS, right? So ये इनकी डिफिकल्टीज फिर भी कंपनी सिलेक्टेड, ये क्वालिटी मैनेजमेंट की, एनवायरनमेंट मैनेजमेंट की, सब कुछ सिलेक्ट कर लिया। So meticulous planning, integration, documentation, comprehensive training programs, XYZ cultivated the culture of responsibility and accountability. IT टेक्नोलॉजी कर ली, ERP आ गया, IoT सेंसर आ गया, दैट्स ओके, रियल टाइम डेटा शेयरिंग आ गया, सब आ गया, राइट? एज अ रिजल्ट IMS विटनेस्ड, ये सब हो गया। ओके, इसका क्वेश्चन कहाँ है पर? दैट इज ओके, सब हो गया हो तो ठीक है। तो क्वेश्चन कहाँ है? Yeah. So with this, I mean,
you can see this, ये इसका क्वेश्चन है वो लगता है the above one, right? ये दूसरा XYZ के क्वेश्चन तो शायद ये है। सो इसका तो सिंपल है, उन्होंने पूछ ही दिया कि क्या ही बेनिफिट्स है IMS के। आई मीन दैट इज द सिंपलेस्ट क्वेश्चन इन दिस यूनिट दैट यू कैन हैव। कहने के लिए इसका केस स्टडी क्या है, पर ये तो सिंपल क्वेश्चन है, राइट? ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको उसके हिसाब से भी नहीं बताना है क्या बेनिफिट्स है, क्योंकि इसके बेनिफिट्स म्यूचुअल है। अगर आप यही लिख दोगे जो मैंने ऊपर पढ़ाया है सेम, बिल्कुल फुल मार्क्स है इसमें। सेकंड वाला पढ़ूं क्या? यू वांट टू डिस्कस दिस वन आल्सो? बताओ आप। निकिता, यू हैड अ डाउट, बताओ आप। Yes, sir. एक और डिस्कस करना है आपको? आई मीन ये वाला तो सिंपल था जो हमने अभी देखा, जो मैंने देखा ना ऊपर Right. वाला। हाँ जी। ये वाला तो देखो, आई मीन इसमें तो इसका क्वेश्चन तो उन्होंने ये पूछा है कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ IMS, जो कि वैसे भी एक क्वेश्चन बनता है। आई मीन दैट उसका आंसर म्यूचुअल है, राइट? तो आपको ये वाला डिस्कस करना है क्या? We can. ओके, सो सब इसको एक बार पढ़ लो, राइट? और फिर हम जो है इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज केस स्टडी आएगा एग्जाम में, दैट्स श्योर। ओके, पढ़ लिया सबने? पढ़ लिया आप सबने वो केस स्टडी? दोबारा स्क्रीन पर लाऊंगे उसे। Yes, sir. इसके क्वेश्चन पीछे वाले। ओके, हाँ इसके क्वेश्चंस ये 3 हैं, these 3, 5th 6th 7th। Okay. ओके, सो एक बार पढ़ लो, फिर उसका जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं।
ओके, शैल वी डिस्कस। फिर एक बार मैं इम्पोर्टेंट बता दूंगा, थोड़ा बहुत अगर जानना होगा। यस सर। ओके, बात सबने पढ़ लिया ना? ओके, हम फटाफट इस पर एक बार डिस्कस कर लेते हैं, राइट? सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच अप्रोच वाज adopted by XYZ corporation and why? तो इसका क्या आंसर लगता है आपको होगा? कौन सी अप्रोच अडॉप्ट की थी इन्होंने? सर लीन थिंकिंग। या और वाई का क्या होता है? क्योंकि इनको क्या दिक्कत आ रही थी, क्यों इन्होंने की थी, वो ऊपर लिखा हुआ है, क्लियरली लिखा हुआ है। और आपको ये भी पता है कि लीन थिंकिंग या लीन मैनेजमेंट, राइट, इसका नाम लीन थिंकिंग है तो लीन मैनेजमेंट कैसे कंफ्यूज ना होगा। इसको क्यों अडॉप्ट करते हैं? अगर वेस्ट जा रहा होता है, इसका यूएसपी क्या है? रिडक्शन ऑफ वेस्ट। सो दैट इज व्हाई दे अडॉप्टेड इट। यहाँ से वेस्ट कम करेंगे तो जो है एफिशिएंसी बढ़ेगी, क्वालिटी इंक्रीज अपने आप होगी। मेन थिंग क्या है? रिडक्शन होगा वेस्ट। इलेबोरेट ये करना है, इलेबोरेट जब करने के लिए बोल रहे तो लीन थिंकिंग के बारे में बताना है, राइट? ओके, इसके बाद लॉन्ग टर्म बेनिफिट क्या होता है नई ऑपरेशंस की अप्रोचेस को अडॉप्ट करने का? तो किसी भी ऑपरेशंस की अडॉप्ट करने का बेनिफिट क्या, आप वो बताओ। लीन थिंकिंग का बताओ, एजाइल मेथोडोलॉजी का बताओ, राइट? क्या होता है लीन थिंकिंग के? जो भी बेनिफिट्स लीन थिंकिंग के होते हैं आपको यहाँ लिखने, क्योंकि सबके बेनिफिट सेम है। क्या है? इम्प्रूव एफिशिएंसी, लो वेस्ट, improve in quality, right? New technology integration, innovation in innovation in your assembly line, or innovation in your supply chain, right? वो सब कुछ होता है, ठीक है? ये आपके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स जो है वो ये हैं कि आप जो है टाइम के साथ चल पाओगे। इसके अलावा आप ये तो हो गया आपके वो बेनिफिट जो बुक में लिखे हैं। अगर आप थोड़ा सा और सोचोगे तो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स क्या मिलेंगे कोई भी नई अप्रोच करने के? लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हैं कि आपकी कंपनी टाइम पे नॉट लैगिंग बिहाइंड, आप इंडस्ट्री के ट्रेंड सेटर बन रहे हो, राइट? जब आप नई टेक्नोलॉजी यूज करते हो, नई अप्रोचेस करते हो, तो सब आपको देख के आपको कॉपी करते हैं। जब तक वो कॉपी करते हैं, आप नई अप्रोच पे जा चुके होते हो, आप नए ट्रेंड पे जा चुके होते हो। ये फायदा हुआ ना, ठीक है? ठीक है। और लास्ट वाला है वोलेटाइल मार्केट को देख के क्या लिया था? इसका सिंपल आंसर है एजाइल मेथोडोलॉजी यूज की थी उन्होंने। एक्सप्लेन करो। एजाइल मेथोडोलॉजी को एक्सप्लेन किया है मैंने, इसके बुक के अंदर भी 2 पैराग्राफ दिए हुए हैं। व्हाट इज एजाइल मेथोडोलॉजी? कोलैबोरेटिव सिस्टम ऑफ फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टेबल मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, वो है एजाइल मेथोडोलॉजी। अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजर बनना चाहते हो, दैट, या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट किसी ने सब्जेक्ट पढ़ा है जो सेकंड सेम में होगा मेरे को लगता है, सो दैट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब ये सिंपल है, मैं आपको बताता हूँ। अब आप मेरे को बताओ सिंपल है हार्ड है, फिर हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा कुछ और। टेल मी, इज दिस सिंपल और हार्ड? Yes, sir. It's direct. Yeah, it's direct. So basically, your case studies won't be as hard as they can be, right? ये बहुत मुश्किल हो सकते हैं। अगर आपको बोलने की स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करो, that can be very hard for a इंडस्ट्री। उसका एक शॉर्ट नोट दे दे और बोलने, that won't come। पर आपको अपने बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, एंड दीज आर द थिंग्स इन बेसिक्स, राइट? अब कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट या फिर एजाइल मेथोडोलॉजी फिर भी चलो बेसिक नहीं है, बट कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट इज बेसिक। एंड द सेकंड, और दूसरा क्या उन्होंने यूज किया था, लीन मैनेजमेंट इज बेसिक। आई मीन लीन मैनेजमेंट एज अ टर्म इज बीइंग यूज्ड 3 टाइम्स इन दिस बुक। 3 टॉपिक है लीन मैनेजमेंट के, सेम बिल्कुल। So that is a basic thing, इसीलिए बोल रहा हूँ जो बार बार रिपीट हो रहा है, that is a basic thing. Case study won't be hard. Okay, you should be having a good basics information, a thorough reading of your basics. वो हार्ड नहीं होगा, बट इट विल। बट वो इशू क्या होता है कि सिंपल चीजें भी कई बार गलत हो जाती हैं। सो यू शुड नो कि आप क्या लिख रहे हो, क्वेश्चंस पढ़ो, राइट? जैसे इसके अंदर मैंने पहले गलत आंसर दे दिया था कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट क्या, और मैंने आपको सारे वो बेनिफिट बता दिए थे। फिर मैंने आपको कहा कि इनके अलावा जो मेन चीज लिखने की वो ये है कि क्यों अडॉप्शन बेटर होता है, ताकि इंडस्ट्री पीछे ना रहे।
राइट। तो हम सबसे गलती होती है, वो चीज है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, उसका आंसर जो है बुक में होगा, क्योंकि इतना घुमा के फिर आके नहीं आएगा। बट बेसिक चीज है यार। अब अपार्ट फ्रॉम टॉपिक्स जो रिपीट हो रहे हैं, उसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट आप बता सकते हैं क्या? yeah, so basically let's go back here, right? यही से चलते हैं। I mean, you should know your subjects detail. ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि आपका सब्जेक्ट, पहला यूनिट आपका सब्जेक्ट का ही होता है, आपको पता होना चाहिए क्या चीज है। इट्स नॉट हार्ड, इट्स रियली ऐसा नहीं कि पता नहीं क्या चीज दे हुई है। आपको पता होना चाहिए, जैसे ग्लोबलाइजेशन ऐसा टर्म आ रही है, या आपको पता होना चाहिए क्यों आ रही है, या फिर मार्केटिंग के साथ क्या लिंक है, आपको पता होना चाहिए। बोथ दीज थिंग्स यू शुड नो कि मार्केटिंग के साथ लिंक क्या है, ग्लोबलाइजेशन टर्म क्यों आ रही है, राइट। इसके अलावा इसके अंदर जो है बेसिकली यू शुड नो द फ्यूचर ट्रेंड्स, राइट। आई मीन इशू पता क्या है, लाइक द थिंग्स इन लेआउट एंड कैपेसिटी प्लानिंग, और ये बहुत सिंपल है, तो इनके क्वेश्चंस ऐसे सिंपली डायरेक्ट भी नहीं आएंगे। अगर आपके केस स्टडी सिंपल आते हैं तो क्वेश्चंस जो है इतने डायरेक्ट नहीं आते हैं। तो आपसे जैसे एक चीज में पूछते हैं कैपेसिटी प्लानिंग क्या है, और लेआउट की जगह आपसे मान लो ये पूछ लें कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है, तो 2-3 क्वेश्चन एक ही साथ दे दिए, दैट कैन हैपन, राइट। सो ये चीज देखने की है। बाकी डिफरेंसेस करना फायदेमंद रहता है चीजों पे, क्योंकि इससे आपको वैसे भी जो है ना सारा कुछ हो याद रह जाता है। डिफरेंसेस के अंदर आपकी अंडरस्टैंडिंग बनती है। और एक जो टॉपिक कहाँ गया, यू शुड नो दीज टॉपिक्स, राइट। बीच के 5-6 टॉपिक हैं, ये बड़े हैं ये, पर आप इनको बिना पढ़े ना ही जाओ तो अच्छा। और मेरे को जो आई मीन आप यूनिट में ना देख के ही बता सकते हो क्या क्या आ सकता है। इट्स नॉट दैट कि आप नहीं बता सकते क्या क्या आ सकता है। जैसे ये टॉपिक है, ये ऑपरेशन स्ट्रेटेजी हमने इतना पढ़ा है, प्रोसेस ऑफ ऑपरेशन स्ट्रेटेजी आपको पता होना चाहिए ना। आई मीन ये सिंपल है, पर आपको एक आइडिया होना चाहिए कि अगर ये मान लो किसी क्वेश्चन का सब पार्ट आ जाए, फिर दैट ये आपको पता होना चाहिए। और जो मेरे को कहना है ना, जो आपको सही में जाना अच्छे से, ये चीज, ये वाला टॉपिक 10 साइंस के अंदर, यू शुड नो इम्प्रूवमेंट स्ट्रेटेजीज, यू शुड नो न्यू अप्रोचेस, राइट। ये बुक 120 पेजेस की जरूर है, पर इसके अंदर मटेरियल इतना नहीं कि 120 पेजेस का, राइट। ये देखो फिर से आ गया है। Second, something more is there. इसके अंदर से देख बता देता हूँ एक बार फिर हो सकता है। या आपका सिलेबस जो है ना, आपको बताया था ना, इतना है ही नहीं।
सो बेसिकली आपको एक चीज देखो ना, ये वाली चीज जो है और ये वाली चीज जो है और ये वाली चीज जो है, ये बेसिकली सेम ही है. So you won't have any issue there. बाकी वही है कि जो ये न्यू अप्रोचेस जो है, ये डिफरेंट सब्स्टिट्यूट्स जो है, ये आपको पता होना चाहिए. अगर आपको इनके नाम भी याद रखोगे तो आपको पता है. जैसे इनका जैसे सिक्स सिग्मा है, तो मैंने आपको सिक्स सिग्मा में कहा था DMAIC, राइट. उसकी साइकिल वो पता होनी चाहिए. PDCA साइकिल पता होनी चाहिए. डेमिंग साइकिल पता होनी चाहिए आपको. डेमिंग साइकिल किस में आती है याद है? इनमें से एक में आती है. सो वो वाली चीज है. यू शुड, सिलेबस ज्यादा नहीं है बट यू शुड नो कि क्या किस चीज में क्या है. जैसे प्रोसेस ऑफ ऑपरेशन स्ट्रेटजीज है, राइट. सो यू शुड नो इन दिस प्रोसेस कि आपके कितने पॉइंट्स हैं. कम से कम ये तो पता होना चाहिए. फिर आप एक पॉइंट की जगह अगर आप भूल भी जाते हो तो आप लिख सकते हो. आप मॉनिटरिंग की जगह फीडबैक लिख सकते हो, जो कि सेम ही मतलब हो जाता है, राइट. सर एक डाउट था, ये सैंडकोन मॉडल थोड़ा सा बता देते हैं. हाँ, सैंडकोन मॉडल बता देता हूँ. एक सेकंड जरा. सैंडकोन मॉडल यहाँ से यहाँ पे डायग्राम बना देता है. ये सैंडकोन मॉडल देखो. सैंडकोन, जब आप इस पे कॉस्ट को रिड्यूस करते हो ना किसी प्रोसेस पे, तो स्पीड भी रिड्यूस हो जाती है उस प्रोसेस पे. यू वांट कॉस्ट टू बी लो एंड स्पीड टू बी हाई. तो जब आप स्पीड को हाई करते हो तो कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाता है. वॉइस ब्रेक हो रही थी सर, एक बार दोबारा. ओके ओके. तो मैं ये बोल रहा हूँ, जब आप जो हो, एक सेकंड बोलेगा. हेलो. यस सर. ओके. सो इसको फटाफट कर लेते हैं एक बार. तो ट्रेड ऑफ मॉडल के अंदर जब आप कॉस्ट रिड्यूस कर रहे हो तो आपकी स्पीड भी रिड्यूस हो रही है, और आप स्पीड इंक्रीज कर रहे हो तो आपका कॉस्ट भी इंक्रीज हो रहा है. ये इशू आता था. सैंडकोन ने ये वाली चीज हटा दी है, राइट. आपका पहला फोकस क्वालिटी पे है. जब आपकी क्वालिटी सेट हो गई है ना, जो आपको क्वालिटी चाहिए प्रोडक्ट में, तो आप डिपेंडेबिलिटी पे आते हो कि हर प्रोडक्ट के अंदर वही आए, सेम आए. क्वालिटी में वेरी ना हो कि एक में आ गई दूसरे में नहीं आई है. तो दैट कम्स फ्रॉम देयर. उसके बाद जो है क्वालिटी और डिपेंडेबिलिटी सेट होगी तो स्पीड आप रखोगे जो आपको ऑप्टिमम स्पीड मिल सकती है बिना इन दोनों को छेड़े. क्वालिटी को बिना छेड़े, डिपेंडेबिलिटी को छेड़े. और एंड में कॉस्ट पे आते हैं. जब तीनों चीजें सेट हो गई तो आप कोशिश करते हो कॉस्ट कम से कम रहे, पर आप इनमें से एक चीज चेंज नहीं करते हो. ऐसा नहीं आप स्पीड कम करके कॉस्ट को कम करोगे. ये चीजें अब स्टेबल है. कॉस्ट कम करना है, पर इस पूरे इस बेंचमार्क के अंदर अंदर, राइट. ये आपका सैंडकोन मॉडल. एनी एग्जांपल दिस. इस सैंडकोन का एग्जांपल जो है बेसिक इंडस्ट्रीज में, थिंक्स मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग होगा. क्योंकि एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है ना. फॉर एग्जांपल मैं कंपनी
So basically, Sand and model का ना example manufacturing में दिखेगा आपको. As a company वाइज दिखेगा. So इसका example क्या होगा? Refer to any process जिसके अंदर जो है आपकी क्वालिटी खराब हो रही थी बार बार जब आप स्पीड इंक्रीज कर रहे हैं. वही सर हाइपोथेटिकल एग्जांपल देखो सर. इसका हाइपोथेटिकल एग्जांपल यही है. जैसे मान लो आप जो हो कोई भी एक चीज ले लो. आप जो पेन बना रहे थे, लाइक अब आपका पेन का इशू क्या हुआ? आप पेन बनाने से बढ़िया मस्त. जब भी आप पेन बनाने की स्पीड इंक्रीज कर रहे थे तो इसकी बॉडी जो है वो वीक बन रही थी. या कोई ट्रेड ऑफ था. फिर आपने इसको सेट किया कि आपकी बॉडी की जो स्ट्रेंथ है ना उससे कम नहीं होनी चाहिए और हर एक बॉडी सेम आनी चाहिए. सो दैट यू आप अपने क्वालिटी सेट कर दिया. उसके बाद जब भी आप आगे जा रहे हो तो आप कोशिश कर रहे हो कॉस्ट कम करने की या स्पीड बढ़ाने की, पर आपकी क्वालिटी सेट है. तो आप उस लेवल तक उस एक चीज सेट है वहाँ के हिसाब से आप उस इक्वेशन के हिसाब से सही करना है. आप स्पीड बढ़ा नहीं सकते अगर बॉडी का वो स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा. तो वो नंबर सेट है. ये है एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल. ठीक है. किसी को कोई और डाउट है? नहीं तो हम बंद करते हैं क्योंकि हम वैसे भी हमने 35 मिनट का ही ब्रेक लिया था. 1 घंटे हो जाए और मेरा स्पोर्ट जा चुका है. किसी को कोई और डाउट है? No, sir. नो सर. Okay, so thank Sir, you will very you be much. sharing your email ID or sir, will you be sharing your email ID or phone number वो ये PPT के लिए? मैं ग्रुप में भेज दूंगा. आप ग्रुप में नहीं हो क्या उसमें? ऑपरेशंस मैनेजमेंट ग्रुप उसमें हो आप? There's 42 people in there. No, I don't think so. Which group is this? Or I mean, I was also added a couple of days back only. या तो I mean, either you can आप जो भी और प्रेजेंट है क्लास में इनमें से जानते हो किसी को? Do you know कपिल, ललित और शिवम? Otherwise take my number यार. But that's your name. You can take my number. अगर आप इनमें से किसी को जानते हो, they might add you in the group. बताओ. No, I don't know. So, what do you prefer? Should I give you my email or my phone number? What do you prefer? Anything is fine, sir. So I have my phone number. You can write my phone number. 7988 Okay. 146 157. 7988 146 157. Other than Thank you, that, yeah, that will be. Chalo, it's done, I think. Right. So all of you can leave now. We're done with the class. थैंक यू सर. Thank you, sir. Thank you very much. Bye bye. Bye bye, Lalit. बाय बाय.